यस, मैंने आपको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए वाटसन 3 का डिस्क्राइब कर दिया था। तो मैंने आपको उसमें डबल हेलिक्स में ये बताया था कि उसमें बेस पेयर्स पाए जाते हैं, ये बताया था ना। तो कुछ फंडामेंटल लेकर के चलते हैं। हमने आपको बताया था कि बेस पेयर और ये चीजें बताई थी कि इस बेस पेयर्स के बीच में जैसे ये है, ये दोनों स्ट्रैंड्स है बेटा, एक 3 to 5 ऑर्डर में, एक 5 ऑर्डर में, राइट होते हैं। इन दोनों को स्ट्रैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रैंड्स कहते हैं। ये डीएनए के स्ट्रैंड्स, ठीक है ना। तो इस नाते ये चूंकि डबल होते हैं ना, इस नाते इनको कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए हमारा कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि इनके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस, राइट। एंड ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है दे आर प्रोजेक्टेड इनसाइड द हेलिक्स। हेलिक्स के इनसाइड है बेटा, हेलिक्स के इनसाइड, हेलिक्स के इनसाइड माने अंदर की ओर। ये ध्यान रखना, अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? प्रोजेक्टेड होते हैं। प्रोजेक्टेड माने उभरे हुए, भाई निकले हुए इस तरह से, ठीक है ना। तो हाँ, यस। तो बेस पेयरिंग में क्या करता है? बेस पेयर्स में हमने आपको बताया था कि जो बेस पेयरिंग रूल है, बेस पेयरिंग रूल किसने दिया था भाई? चारगाफ ने दिया था। किसने दिया था? चारगाफ ने दिया था बेटा। चारगाफ रूल उसको कहते हैं, चारगाफ बेस पेयरिंग रूल। तो चारगाफ बेस पेयरिंग रूल में ये है कि जो प्यूरिन है ना बेटा, प्यूरिन पिरामिडीन से जुड़े होते हैं, राइट। तो प्यूरिन जो है वो पिरामिडीन से जुड़े होते हैं और नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिडीन। ये बताए थे ना आपको, नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरामिडीन, राइट। तो जितने नंबर ऑफ प्यूरिन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पिरामिडीन होंगे। क्लियर? ये पिछला है, हम आपको बता रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्यूरिन में क्या है? हमारा एडेनिन है। क्या है? एडेनिन है। और क्या है बेटा? गुआनिन है। क्या है? गुआनिन है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि ये दोनों ही कैसे होते हैं? डबल बेंजीन रिंग वाले होते हैं, ये भी बताए थे, है ना। हाँ बताएं। Then प्यूरिन एंड पिरामिडीन, ये नंबर्स ऑफ प्यूरिन, नंबर्स ऑफ पिरामिडीन के इक्वल होंगे, ठीक है ना। यानी एडेनिन, यानी ए से जुड़ेगा कौन? थाइमिन। हमने आपको बताया था कि एडेनिन डबल रिंग होता है, तो इस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये थाइमिन से जुड़ेगा कैसे? बाय द डबल बॉन्ड, ठीक है ना। गुआनिन को ऐसे रिप्लेस कर दो। गुआनिन कैसे? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, किससे? साइटोसिन से, इस तरह से जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे कि मान लिया हम यहाँ एडेनिन रखते हैं, जस्ट लाइक देखो ऐसे, तो एडेनिन जुड़ेगा किससे? थाइमिन से जुड़ेगा, ठीक। तो डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ देखिए गुआनिन है, तो गुआनिन कैसे जुड़ेगा? साइटोसिन से। तो इस तरह से जुड़ते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस जो होती है वो फिक्स है, हम आपको बताए थे, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितनी है? 0.34 nm। ये नीट का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। माने क्या? एक फार्मूला आपको मिल गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर्स, ओके, इसको कहीं नोट कर लीजिए। फार्मूला है द डिस्टेंस बिटवीन, यस, 2 बेस पेयर्स, है ना। 2 बेस पेयर्स is equal to 0.34 nm। ये बीच में आया है, इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूला हो गया, करेक्ट? यस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई इसके बीच में। अब देखते हैं, हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ओके। इसको मिटाना है।
ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जैसे देखिए किसी भी डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल है ना बेटा, डिप्लॉयड सेल जो उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, जरा समझेंगे इसको। डिप्लॉयड सेल में एनसीईआरटी का एक डाटा है, एनसीईआरटी को खोले थे, देखिए डिप्लॉयड सेल में कितने कितने जो है कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं, ये दिया है इसमें जी, दिया है उसमें कि इन डिप्लॉयड सेल एनसीईआरटी कहता है कि नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी, जरा देख के बताना, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। जरा देखना बेटा, यही है ना, तो इतने बेस पेयर्स हैं, जरा ध्यान देना। ये एनसीईआरटी का डाटा है, कह रहा है कि 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल। तो जैसे ह्यूमन सेल है डिप्लॉयड सेल, 9 में 6 है, हाउ मेनी, हाँ ठीक है, चल अभी हम डिप्लॉयड की बात कर लेते हैं। कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, ठीक, एक सेल है। अब अगर इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं और बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये गिवन कितनी है, 0.34 mm, ठीक है ना। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो हमें पूरे डीएनए की लेंथ मिल जाएगी। ध्यान देना इसमें, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए हम कैसे पता कर सकते हैं बेटा, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए बताना है, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन डिप्लॉयड सेल इज इक्वल टू, बोल दो नंबर्स ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फार्मूला लगा सकते हैं ना, बोलो। तो नंबर्स ऑफ बेस पेयर कितने हैं, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 0.34, बोलिए। तो ये वैल्यू कह रहा है एनसीईआरटी में कि ये वैल्यू, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब नीट के क्वेश्चन है बेटा। ये वैल्यू कह रहा है 2.2 मीटर आ रही है। मैथमेटिकल में इसका बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से सुनिए। टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, कितने, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, कितने बेस पेयर्स को है, जिसमें से बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.34 है, राइट। हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2.2 मीटर ये वैल्यू मिलती है। मतलब ये हो गया कि इस डिप्लॉयड सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का डीएनए है। अब बताइए, और ये जो सेल है, ये जो सेल है, सेल कुछ माइक्रोमीटर में होगा, बोलो भाई, जो सेल है ये सेल कुछ माइक्रोमीटर में होगा, और सेल से भी छोटा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का डायमीटर या न्यूक्लियस का जो रेंज है कितना होगा, उससे भी कम होगा ना, बोलो। तो यहाँ हम ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है, कंपैरेटिवली 2.2 मीटर है। इस 2.2 मीटर से के कंपेयर में ये बहुत छोटा हो गया ना, और एनसीईआरटी कहती है कि ये 10 टू द पावर -6 है, 10 टू द पावर -6 मीटर है। इसका जो रेडियस है ना, दिया उसमें
6 मीटर है जो न्यूक्लियस का रेडियस है। रेडियस क्या है ये वैल्यू। तो इतना है। अब बताइए 10⁶ में कैसे 10⁶ मीटर में 2 मीटर कैसे फिट किया जाए। तो कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब यह है कि हमको कहीं कहीं पैकेजिंग की जरूरत है, पैक करने की जरूरत है ना। माने हमारा डीएनए कैसा है, बहुत बड़ा है, उसकी लेंथ बड़ी है और हमको सेट करना है किसमें, एक छोटे से न्यूक्लियस में सेट करना है। तो जब न्यूक्लियस में हमको सेट करना है तो कहने का मतलब कितने लंबे डीएनए को हमको न्यूक्लियस में सेट करना है, तो उसकी पैकिंग करनी जरूरी है। और पैकिंग कैसे किया जाए कि वो टूटने ना पाए, नहीं तो म्यूटेशन हो जाएगा। बोलो बिल्कुल ऑर्डरली माने क्रम से, है ना बेटा। माने उसको व्यवस्थित तरीके से हमको पैक भी किया जाएगा। तो जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में उसको पहुंचाना भी तो है। और कहीं फूट गया, उसमें डिफॉर्मेशन आ गई, मिस्टेक आ गया, तो जब मिस्टेक आ जाएगा तो फिर कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। कैसे ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में, यानी उसको बहुत सेफ करके नेक्स्ट जनरेशन में हमको ट्रांसफर करना है। सो इट इज टू मच इम्पॉर्टेंट द पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और इतने लंबी लेंथ यानी 2.2 मीटर लेंथ के डीएनए की पैकेजिंग हमको छोटे से न्यूक्लियस में करनी है। राइट, समझ पा रहे हैं इस बात को ना। तो इसके माने क्या, एक ऑर्डर की जरूरत है और उस ऑर्डर से हम कैसे डीएनए को करते हैं, यानी डीएनए को कंडेंस फॉर्म में, डीएनए का कंडेंस फॉर्म, यानी हमको पैकेजिंग में डीएनए के कंडेंस्ड फॉर्म की जरूरत है। इट मींस इट नीड्स टू कंडेंस फॉर्म। बेटा बोलो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए की जरूरत है। इस पॉइंट को नोट करिए, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए की जरूरत है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है, यहीं से क्वेश्चन है कि मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए कहाँ पाया जाता है, सेल साइकिल के किस फेज में पाया जाता है, ये बताएं। यानी मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। अब देखो दूसरा नीट का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट condensed form of DNA, most condensed form of DNA is, सबसे कंडेंस्ड फॉर्म डीएनए का कौन सा है जानते हैं, क्रोमोसोम। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम इज द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द डीएनए। और क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है भाई, क्रोमोसोम किस फेज में पाया जाता है, कोई बताए किस फेज में पाया जाता है बेटा। क्रोमोसोम अकर इन या अपीयर्ड इन किस फेज में बताना, इंपॉर्टेंट है। नीट का ये भी क्वेश्चन है, सब सारे क्वेश्चन मैं नीट के लिख रहा हूं इधर कॉर्नर पर। ये भी क्वेश्चन नीट का है बेटा, बोलना क्रोमोसोम किस फेज में पाया जाता है, एम फेज में पाया जाता है। एम फेज में, इसमें एम फेज माने माइटोटिक फेज में पाया जाता है। बोलिए, माने जब सेल डिवाइड करती है डिवाइडिंग फेज में, है ना, यही तो है। ठीक, तो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म हो गया क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म कहां पाया गया, एम फेज में पाया गया, ठीक है ना। और लेस कंडेंस्ड फॉर्म, भाई डीएनए तो सबसे बड़ी लेंथ हो गई, यानी इस डीएनए को देख लीजिए, ये सबसे इसका कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, जिसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। ये जस्ट लाइक बोलो, ये देखो क्रोमोसोम हो गया, देखना बेटा, हो गया ना, ये क्रोमोसोम हो गया। यानी क्रोमोसोम सबसे कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से क्रोमोसोम पाया जाता है, ऐसे बोलो। किसमें, एम फेज में, है ना। अब ये क्रोमोसोम को अगर हम खोलना चाहें,
क्यों खोलेंगे भाई? क्योंकि इसका रेप्लिकेशन करवाना है, क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, तो हमें इसको खोलने की जरूरत है, राइट, या इसको खोलने की जरूरत है। तो आप ये समझ लीजिए इसको, इसका लेस कंडेंस्ड फॉर्म कुछ इस तरह से ऐसे देख लेना, ध्यान देना। यह हो गया हमारा क्या, ये क्या हो गया बेटा? क्रोमैटिन। क्या हो गया? क्रोमैटिन, यानी यह जो है ये क्रोमैटिन हो गया। यह क्या हो गया? क्रोमैटिन हो गया। और यह क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। अब आपको क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में डिफरेंस समझ में आ गया है? यानी क्रोमोसोम एकदम एकदम डेंस पार्ट है इसका, कंप्लीटली डेंस पार्ट, और ये थोड़ा सा डेंस है, कम डेंस है, ठीक है ना, लेस कंडेंस्ड फॉर्म है। तो ये क्रोमैटिन हो गया, और इसी क्रोमैटिन से हम डीएनए को निकाल लेते हैं। थोड़ा और खोल देते हैं इसको, थोड़ा सा और खोल देंगे तो डीएनए बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है क्या? क्रोमोसोम अगर इन एम फेज, ठीक। अब देखो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिटाएं बेटा। कैसे? देखिए, सेल साइकिल है, इसमें देखिए एम फेज, ठीक, एम फेज, G1 फेज, G1, G2 और S, राइट, ऐसे बना लेते हैं इसको, है ना। सिंथेटिक फेज और छोटा होगा, ऐसे बना लेते बेटा, S फेज, है ना, S फेज, राइट। G1 फेज, G2 फेज, S फेज और M फेज। हमने अभी आपको बताया कि M फेज में हमें क्या मिलता है? तो क्रोमोसोम मिलता है। ऐसे भी चाहो तो बना सकती हो, क्रोमोसोम मिलता है G1 फेज में, G2 फेज में और S फेज में। इन तीनों फेज में हमें क्या मिलता है? क्रोमैटिन मिलता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है, राइट। बोलो, समझ में आ गया? यानी G1 और है क्या जरूरत? देखो G1 फेज में और G2 फेज में, इन दोनों में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन तो क्लियर है ना बेटा? तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। S फेज में क्या होता है? बोलो, S फेज में क्या होता है? S फेज में सिंथेसिस फेज है ना, S का सिंथेसिस वाला S, समझ रहे हैं कि सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस माने कोई चीज बन जाए, बन करके क्या होगी? डबल हो जाएगी, और डबल हो जाएगी तो माने डीएनए का डुप्लीकेशन, और डीएनए के डुप्लीकेशन को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। बोलो, यानी रेप्लिकेशन क्या? रेप्लिकेशन कहाँ होता है? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन S फेज। बोलो, क्लियर? ये सब नीट के क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा। रेप्लिकेशन S फेज में, G1 और G2 फेज में ट्रांसक्रिप्शन, राइट। और M फेज में क्या बनाया? क्रोमोसोम बनाया, माने ये डिवाइडिंग फेज। बोलो, कौन सी फेज है बेटा? डिवाइडिंग। यहाँ सेल बढ़ जाती है, डिवाइडिंग फेज कहलाती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको लिखवा दिया, नोट करा दिया, ठीक है ना? कहाँ गए समझ ना आ रहा है, कितनी अच्छी चीज पढ़ाई जा रही है, बताओ ये सब चीज क्यों नहीं है? बुक में नहीं लिख पा रहे, पर नीट क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि टू फाइंड डिजिटल, हाँ बेटा, किस पेज में? बेटा दोनों में मैंने बताया ना, दोनों, ये दोनों ही ग्रोथ फेज है, दोनों ही ग्रोथ फेज है, केवल बांटे गए हैं बट दे आर ग्रोथ फेज। इनमें ग्रोथ होती है, केवल क्या होती है? ये ग्रोथ होती है, इसलिए इसको G1 G फेज कहते हैं, ग्रोथ फेज है। ये सिंथेसिस फेज है, ये माइटोटिक फेज है, माने माइटोसिस। क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हो गई?
तो इस तरीके से अब हमें देखो डीएनए का कंडेंसेशन करना है, माने कितने लंबे यानी 2.2 मीटर लेंथ के डीएनए का कंडेंसेशन करना, उसकी पैकिंग करनी है। तो कैसे पैकिंग की जाएगी? जैसे भाई कोई लंबा थ्रेड हो धागा और हैं और छोटी सी जगह में आपको रखना हो तो आप क्या करेंगे? ऐसे तो ऐसे समेट के रखना ही नहीं, उलझ जाए तो निकल ना पाए। तो उसके लिए क्या एक कुछ ऐसे इस टाइप का, जैसे हाँ पहले तकली होती थी, डू यू नो तकली? आप लोग नहीं जानते? हाँ यस, पतंग उड़ाने वाला जो ऐसे ऐसे होता है, तो उसमें देखो धागा को रैप किया जा सकता है, धागे को उससे बांधा जा सकता है। ऐसे ऐसे करेंगे तो बता चला जाएगा और इधर घुमाएंगे तो खुलता धागा चला जाएगा, ठीक है ना? तो इसके लिए हमारे पास बेटा एक बेसिक प्रोटीन होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यानी हिस्टोन प्रोटीन की मदद से हम इतने लंबे बड़े डीएनए को रैप्ट कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं उसमें, इस छोटे से एरिया में। इस बात को समझ लेना, राइट? तो डीएनए जो है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है ना। तो इसके लिए हमें एक बेसिक प्रोटीन चाहिए और बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव नेचर का होता है ना बेटा। तो डीएनए का जो नेचर है, जो नेचर है डीएनए का, वो नेगेटिव चार्ज है, यानी नेगेटिवली चार्ज डीएनए हम ये कह सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। माने वी हैव टू गेट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए राइट ओवर द पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, राइट? एंड दैट प्रोटीन इज हिस्टोन प्रोटीन, ठीक? यानी इसके लिए हमें एक प्रोटीन की जरूरत है और उस प्रोटीन का नाम है बेसिक प्रोटीन। क्यों इसको बेसिक प्रोटीन कहते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना भाई? तो यह जो बेसिक प्रोटीन है, यह मेनली दो टाइप की होती है। एक तो कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, NHC। समझ रहे हो ना? तो इसको मिटाएंगे ना? ये क्वेश्चन सब नोट कर लिया ना? इसमें से आपको श्योर है क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखा, मैंने आपको बताया। तो हमको इसके लिए एक बेसिक प्रोटीन की जरूरत है और यह जो बेसिक प्रोटीन है ये दो टाइप की, ठीक बेटा? एक हो गया हिस्टोन प्रोटीन, एक हो गया हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा हो गया नॉन हिस्टोन प्रोटीन, NHC। अब देखो यह भी पैकेजिंग में हेल्प करता है, NHC भी, लेकिन अभी नहीं करेगा। पहले ये बेसिक प्रोटीन जो है, पहले ये जो है हिस्टोन प्रोटीन कर लेता है, उसके बाद ये NHC प्रोटीन उसके बाद हेल्प करता है। करेक्ट? बात इतना समझ में आ गई? तो अभी हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन है, आप जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन 5 टाइप्स की होती है। कितनी? 5 टाइप्स की होती है, ये भी जानना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन है, कौन कौन सी प्रोटीन होती है उसका नाम याद रखें, ठीक है ना? तो बेटा बोलो बोलो H2A, H2B, H3, H4 और H1। लेकिन जो H1 प्रोटीन है वो ऑक्टामर बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। यानी कहने का मतलब कि जो H2, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है ना, ये जो चारों प्रोटीन्स हैं, ये जो चारों हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट होकर के ऑक्टामर बनाती है। यानी दो सेट है प्रोटीन का, बेसिक प्रोटीन का, ठीक है ना, वो डाइमर बना लेती हैं और फिर डाइमर बना करके टेट्रामर बनाती हैं और टेट्रामर का 2 टाइम्स तो ऑक्टामर बना लेती हैं। यानी यह अपने डबल फॉर्म में आप ऐसा कह सकते हैं। तो देख लीजिए जैसे कि H3 और H4, पहले मैं सबको लिख दूं क्या? देखो पहले मैं सबको लिख दूं, सबके नाम लिख देता हूं, देख लेना। H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है ना? और H1 जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करता, इसको लिंकर प्रोटीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए नीट के लिए। लिंकर प्रोटीन कहते हैं बेटा। सर जिस पे ये कुंडलित होती है उसका भी तो कोई नाम होगा। कौन? ये प्रोटीन मतलब हाँ, डीएनए पैकेजिंग कुंडलित होता है, उसका भी तो कोई नाम होगा। तो वो डीएनए पर ही तो कुंडलित का मतलब क्या? रैप करना ना। नहीं सर, जैसे हम हिंदी में पढ़े थे उसका भी कोई इसमें नाम आता है।
किसका मतलब इसी का। किसका बताओ ना। जैसे ये लाइन पूरा एक पेज का था, उसमें कोई टॉपिक ऐसा था जिसपे ये तो तुम बताओ ना कौन सा था। सर इतना तो मुझे याद नहीं है, इसलिए हम आपसे पूछे। तो हम आपको बता रहे हैं ना। ये देखिए जैसे H2A और H2B, ठीक है ना, ये दोनों टू टाइप्स हो गए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। और H3 और H4 ये दोनों टू टाइप्स हो गए, और ये दोनों मिला करके, ठीक है ना, ऑक्टामर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्टामर बनाते हैं। यानी ये जो ये हिस्टोन प्रोटीन हो गई, ये ऑक्टामर हो गई, समझ रहे हैं ना। और इसके ऊपर हमारा जो थ्रेड है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, डीएनए इसके ऊपर रैप हो गया, ऐसे ऐसे। ये देखो ऐसे, हाँ ऐसे, ये एक चक्कर ऐसे 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 इसकी रैपिंग हो रही है, ऐसे रैप हो, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब ये प्रोटीन हो गई, ये देखो, ये हो गई प्रोटीन, और ये हो गया इस पर एक चक्कर ही कंप्लीट करेगा। 1.75 mm, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम ऑक्टासोम कहते हैं बेटा, ऑक्टासोम। क्या कहते हैं? ऑक्टासोम कहते हैं। यह जो स्ट्रक्चर है, यह बीड ऑन स्ट्रिंग के नाम से जाना जाता है, बीड ऑन स्ट्रिंग। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बीड ऑन स्ट्रिंग। तो बीड ऑन स्ट्रिंग कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है। सॉरी, आपका न्यूक्लियोसोम है बेटा। यानी न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? न्यूक्लियोसोम, बीड ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग माने थ्रेड माने धागा, राइट। और बीड माने बेटा मोती, है ना। जैसे मोती पर कोई धागा, तो इस तरीके से। तो ये हमारा जो बेसिक प्रोटीन है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है ना। और डीएनए क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यह नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस पर रैप होता है, ठीक है ना। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यानी न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में डीएनए उस पर क्या होता है? रैप होता है। और रैपिंग उसकी हो जाती है, रैप होकर के क्या होता है? कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस हो जाने को हम पैक कहते हैं। यही आपका टॉपिक है, पैकेजिंग आपका डीएनए, ठीक। तो कुछ पैक होकर के कुछ इस तरीके से बनाता होगा, ऐसा स्ट्रक्चर देख लेना। जैसे कि आप देखो, ये देखना बेटा, ये देखना। जैसे मान लीजिए बेसिक प्रोटीन है, देखना है ना। देखो अब इस पर रैप हो गया, स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए, अब ये एक टर्न ऐसे देखो, ये एक टर्न ये कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से जाएगा, फिर आगे जाएगा, ये बढ़ जाएगा थ्रेड, क्योंकि थ्रेड तो लंबा है, ठीक है। फिर ये दूसरे पर ऐसे देखो, ये दूसरा वाला, हाँ सॉरी, ये देखो फिर यहाँ आ गया, इस पर ये रैप करेगा, फिर आगे बढ़ गया, फिर देखो ऐसे, फिर इस पर रैप करेगा। माने इस तरीके से ऐसे ये इसकी रैपिंग होती चली जाएगी। समझ में आ गया? हाँ, यस, रैप करता चला। अब यहाँ बीच में ही यही लिंकर जो ये H1 है, लिंकर प्रोटीन, यही इसका रोल है। ये लिंक करने का काम है। लिंक करना माने जोड़ना, ऐड करने का काम है बेटा। तो ये लिंकर है। जरा बुक में देखना, इसका क्या डाटा दिया है? 1.75 mm दिया है, देख लेना बेटा। ये कंप्लीट टर्म की लेंथ कितनी है? जरा देखना, हाउ मेनी? नहीं दिया है, श्योर। तो यह 1.75 ये दिया है, देख लेना। ये देखो ऐसे दिया है, ये वैल्यू है। यानी कंप्लीट टर्म की लेंथ कितनी है? एक कंप्लीट टर्म की लेंथ कितनी है?
दिया होगा, ऐसा नहीं है। 1.75 राइट इज गिवन। तो है क्या, एक टर्म 1.65 है, ठीक है ना। और यहाँ से जब ये आगे बढ़ता है तो ये 10 शायद समथिंग 10 है, ये वही देखना चाह रहे थे राइट। तो ये इतनी लेंथ की डीएनए इस पर राइट हो जाती है, ठीक। इसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं, क्लियर। और ये क्या करते हैं, इस पर कंडेंस हो जाता है, ठीक। यह यूकैरियोटिक का हो गया, ये यूकैरियोटिक की पैकेजिंग हो गई। जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है, उसको भी एनसीईआरटी में दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल की क्या पोजीशन है, प्रोकैरियोटिक सेल की ये पोजीशन होगी, जो प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, बोलो, इसमें तो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के इनसाइड ये सब कुछ होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो क्या होते हैं, वहाँ जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं कैसे होते हैं, दे आर स्कैटर्ड। स्कैटर्ड माने बिखरे हुए, है ना। और कहाँ बिखरे हुए, साइटोप्लाज्म। जैसे आप देख लीजिए कि ये सपोज ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, प्रोकैरियोटिक सेल ये भी डिस्क्राइब करते हैं आप। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पोजीशन बनती है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो है जो हाँ यस दे आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, सीधी सी बात है, हम ये जानते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, बिखरे हुए होते हैं तो क्या जो है उनकी पैकेजिंग नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं, पैकेजिंग होती है। माने क्या, यहाँ भी एनसीईआरटी लिख रही है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है उसकी लेंथ कितनी दिया है, तो 6.6, हाउ मेनी, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 वाला है वो यूकैरियोटिक का, डिप्लॉयड का, प्रोकैरियोटिक का बताना बेटा। 4.9 ऐसे है, 3.4 या 4.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 कितना है, क्या है, कितना बेस पेयर्स होते हैं, कितने बेस पेयर्स हैं, हाँ यस गुड, 4.6 हाँ इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स हैं, अभी इसका भी देख लेना, यानी नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स इतने बेटा, नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल टू 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 कितने हैं। अब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 गिवन। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यस गुड। इसके बारे में क्या, इसके लिए फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन आए हैं नीट में, या ध्यान दीजिए क्या आया है, देखो फार्मूला बेटा, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, टोटल, हम ये भी नोट कर लो, तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू क्या, बोलो फार्मूला, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए बोलो, यस आवाज, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, बोलो करेक्ट ना। यानी यह एक फार्मूला मिल गया, इस फार्मूले पर प्रॉब्लम आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। यानी नंबर्स ऑफ बेस पेयर्स प्रोकैरियोटिक सेल में 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 इज गिवन राइट, और डिस्टेंस बिटवीन देम 0.34 nm, ये वैल्यू दी है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे डीएनए की लेंथ निकल जाएगी, और वो डीएनए की जो टोटल लेंथ होगी कितनी होगी, 2.2 मीटर तो नहीं है, उससे कुछ कम है, वो भी डाटा दिया है एनसीईआरटी में, कितना, हाउ मेनी, 1.75 समथिंग ऐसे है, 1.54
है। अब इतने मीटर को फिर कैसे पैकेजिंग करेंगे, फिर वही प्रॉब्लम। तो इसके लिए भी सेम चीज है, माने इसके चूंकि यहाँ भी डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, बोलो सेम चीज है, लेकिन एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पे पूछता है, यहाँ बेसिक प्रोटीन जो है वो हिस्टोन नहीं होती, क्योंकि जब आप यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस लिखते हैं तो यही लिखते हैं ना कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल एंड हिस्टोन प्रोटीन इज, आज देखिए ये चीज आपका ओपन हो गया। तो कहने का मतलब क्या, हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट यूज्ड इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन द प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के पैकेजिंग में यूज नहीं की जाती, तो क्या यूज की जाती है, यही क्वेश्चन है नीट का, इंपॉर्टेंट है, ये पकड़ लो यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके माने क्या, यहां पर माने प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में, इन द प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारा बेसिक प्रोटीन है हिस्टोन, जो कि यूज होता है कहां, यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग के लिए, यहां पर पॉलीएमीन्स का यूज होता है, पॉलीएमीन्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीएमीन्स, पॉलीएमीन्स यूज किए जाते हैं, अंडरस्टैंड। तो अब देखो पॉलीएमीन्स यानी पॉलीएमीन्स क्या करेगा, पॉलीएमीन्स इसकी पैकेजिंग कर देगा, इसकी जो डीएनए की बड़ी लंबी लेंथ जो डीएनए की है, ठीक है ना, और कहता है कि उस पर जो है इस जो ये पॉलीएमीन्स है इसके साथ करके, ठीक है ना, एक लूप का फॉर्मेशन करता है, लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और लूप जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करके कुछ इस तरह से बना लेता है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी जो बैक्टीरियल सेल का बैक्टीरियल सेल है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं, पढ़ा है ना इसको, तो यही न्यूक्लियोइड है, यही न्यूक्लियोइड जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। यस, माने क्रोमैटिन, जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, ये जस्ट लाइक देखो ऐसे। हाँ बोलो बेटा, क्या व्हाट क्या कह रहे हो, बोलो सर, अगले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल से ही समझा दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल, इसी टॉपिक से समझा दीजिएगा जो आप, कोई बात नहीं, लेकिन अब चूंकि जेनेटिक्स है ना, इसको जेनेटिक्स का जो टॉपिक वाइज है, इसके बाद रेप्लिकेशन वगैरह हमको पढ़ना है, थोड़ा टाइमली कवर भी करना है ना इसको, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे। वैसे बैक्टीरियल सेल यहाँ से आपको डिवाइड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल सेल का। यस, बनते हैं, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, यही हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो डिफरेंस के पॉइंट है वहाँ आपके इंपॉर्टेंट हो गए। न्यूक्लियोइड इसमें बनता है, उसमें न्यूक्लियोइड नहीं बनता, न्यूक्लियोइड का कैसा लूप जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ देखिए, यहाँ भी डीएनए डबल हेलिक्स होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लूप का फॉर्मेशन माने गुच्छे के रूप में यहाँ बनते हैं, और इसी भाग को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस के इनसाइड तो नहीं है, न्यूक्लियस होता ही नहीं, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है ना, और उसमें डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें ये सारी कुछ पैकेजिंग होती है। तो ये चीज ये समझ में आ गया बेटा। तो ये सोलेनॉइड के लिए हमने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर वीरा इंस्टेंट, ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, और इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई सीरियल से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हैं हमारे लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए, ठीक है ना। तो आज आपको 10-15 क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट मिल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, जैसे मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, इसका क्रोमोसोम है, तो सभी क्रोमोसोम सभी डीएनए के फॉर्म है, क्रोमैटिन भी डीएनए है, डीएनए भी डीएनए। अब कैसे डीएनए ओपन होता है, कब, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे डीएनए क्या होता है, ओपन होने लगता है। और जब होगी कहाँ रिक्वायरमेंट, जब रेप्लिकेशन होगी, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब ट्रांसलेशन होगा, तो इसमें तब ये देखो हमने इस यहाँ ओपन करके दिखा दिया, ठीक है ना। इस फॉर्म को क्रोमैटिन फॉर्म कहते हैं।
यही क्रोमैटिन और कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा। और मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म नीट में ये पूछा है कि सबसे अधिक कंडेंस्ड फॉर्म जेनेटिक मटेरियल का कौन सा होता है, तो क्रोमोसोम होता है। ये सबसे मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म, और ये पाया कहाँ जाता है, एम फेज में, ठीक। और डीकंडेंस्ड फॉर्म, इसका डीकंडेंस्ड माने कंडेंस्ड का जस्ट अपोजिट, माने खुलेगा, तो जब खुलेगा तो कैसे बनेगा बेटा, क्रोमैटिन फॉर्म। और यह क्रोमैटिन फॉर्म कहाँ, G1 फेज में, G2 फेज में और S फेज में। कहने का मतलब फिर से एक बार समझ लेना बेटा, जो क्रोमोसोम S फेज में, G1 फेज में और G2 फेज में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, क्रोमैटिन, ठीक है ना। और M फेज में जो पाया जाएगा उसको क्रोमोसोम कहेंगे। ये दोनों बहुत ही डिफरेंस के पॉइंट हैं तो सब जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमैटिन भी है, क्रोमोसोम भी है, सब कुछ जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन बस यही है कि G1 फेज में, G2 फेज में, S फेज में और M फेज में कहाँ कैसे पाए जाएंगे इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ओके।